गवर्नमेंट ने मास्टर विजय की पेंशन को खत्म कर दिया तो वह परेशान हो गए कि अब उनका क्या होगा। तो उनकी पत्नी उन्हें हौसला देते हुए अपने बड़े बेटे के पास ले गई। तो कुछ दिन बाद बड़े बेटे को सच्चाई का पता चला कि यह हमेशा हमारे साथ रहने आ गए हैं। तो वह बोला, माँ पिताजी को छोटे के पास भेज दो क्योंकि हमारा घर काफ़ी छोटा है। तो माँ छोटे बेटे से मिलने के बहाने खुद चली गई ताकि मास्टर जी वहीं रहे। तो कुछ दिन बाद मास्टर जी छोटे बेटे के पास अपनी पत्नी को साथ लेकर गए। तो बेटे दंग रह गए क्योंकि उन्होंने, आप क्यों चिंता करते हैं, हमारे 2 बेटे हैं, हम उनके पास चले जाएंगे। शांति देवी ने विजय जी को तसल्ली देते हुए कहा, वह गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, कई सालों से अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, मगर गवर्नमेंट ने उनकी पेंशन खत्म कर दी। दोनों पति पत्नी का गुजर बसर इस पेंशन से था। दोनों बेटे दूसरे शहर में रहते थे और मास्टर जी का दिल्ली का घर भी किराए का था। विजय जी कहने लगे, शांति, मैंने पैसों की खातिर बड़े बड़े रिश्तों को बदलते देखा है, पता नहीं हमारे बच्चे। विजय जी का दिल धड़का था। शांति कहने लगी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, वह हमारे बच्चे हैं, हमें बड़ी खुशी से अपनाएंगे। अपना सामान बांधकर दोनों पति पत्नी बड़े बेटे के पास मेरठ चले गए। आशीष ने माँ बाप को दरवाजे पर खड़ा देखा तो हैरानी से बोला, माँ पिताजी, आप लोग पहले बता देते तो मैं खुद स्टेशन लेने आ जाता। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने सोचा तुम्हें कष्ट ना हो, अचानक आ गए। आशीष ने दरवाजा खोला और अंदर ले आया। बहू वैशाली ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही उन्हें अजीब नजरों से देखा और बिना कुछ कहे पलट कर अंदर चली गई। बहू के बिगड़े मूड को देखकर दोनों पति पत्नी कुछ परेशान हुए थे। अंदर पहुंचकर विजय जी ने थके थके अंदाज में सोफे पर बैठते हुए कहा, बेटा, हमने सोचा कुछ दिन तुम लोगों के साथ गुजारे। आशीष ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं पिताजी, आपने अच्छा किया। इस दौरान वैशाली ने किचन से आवाज दिया, आशीष, खाने का क्या करना है। आशीष ने माँ बाप की तरफ देखा और बोला, माँ, भूख लगी होगी, आपके लिए चाय बनवाता हूँ। दोनों पति पत्नी को बहुत तेज भूख लगी थी। इससे पहले कि विजय जी यह कहते कि बेटा खाना लगवा दो, किचन से बहू की आवाज़ सुनाई दी। वैशाली ने नाक चढ़ाते हुए कहा, जी बस, अब चाय ही चल सकती है, हमारे यहाँ खाने में मिर्च मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, शायद माँ जी और पिताजी को पसंद नहीं आए। शांति देवी ने फौरन कहा, बेटा, हम सादा खाना खाने के आदी हैं, तुम लोग अपना रूटीन के अनुसार खाओ, तुम्हारे पिताजी के लिए खाना मैं खुद बना लूंगी, तुम चिंता मत करो। शांति देवी के ने अच्छे से सफ़र की थकान ही नहीं उतरी थी, मगर बहू का अजीब सा व्यवहार देख चुकी थी, कोई परेशानी नहीं चाहती थी। आशीष ने माँ बाप को एक कमरे में ठहरा दिया जो शायद पहले किसी के इस्तेमाल में था क्योंकि वहाँ सामान बिखरा पड़ा था। अभी वह दोनों कमरे का हुलिया सही करके बेड पर बैठे ही थे कि जब आशीष का बेटा बेटी स्कूल से वापस आ गए। अपने कमरे में दादा दादी को देखकर बजाय खुश होने के दोनों के माथे पर बल पड़ गए। दोनों बच्चों के नमस्ते तक नहीं किया और उल्टे पैर कमरे से बाहर निकल गए। बाहर से दोनों पोता पोती के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मम्मी, हम अपना कमरा किसी को नहीं देंगे और यह बुड्ढा बुड्ढी क्यों आए हैं, पहले ही हमारा घर छोटा है, 2 कमरे हैं, अब यह हमारे कमरे में रहेंगे तो ऐसा करे हमें घर से बाहर निकाल दे। वैशाली कहने लगी, अपने पापा से पूछो, मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ। बिना बताए दोनों टपक पड़े। आशीष अपने बच्चों से कहने लगा, बुरी बात बेटा, दादा दादी बस कुछ दिन के लिए आए हैं, तुम लोग एडजस्ट कर लो। अंदर बैठी शांति और विजय जी आंसू पीकर रह गए थे। याद आने लगा कि अपने बच्चों की खातिर उन्होंने अपनी इच्छाओं को कभी महत्व नहीं दिया था, हमेशा पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा था और अपना सारा आराम सुकून बर्बाद करके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवाई थी और उन्हें सारी सुख सुविधा भी दी थी। मगर शादी के फौरन बाद आशीष की पत्नी ने साफ कह दिया कि ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेगी। आशीष ने मेरठ में अपना ट्रांसफर करवा लिया। विजय और शांति ने कभी माथे पर बल नहीं डाला। शायद वैशाली सास ससुर की 2 रोटियां भारी थी, इसको देखा देखी छोटे बेटे आदित्य ने भी शादी के बाद दूसरे शहर में नौकरी कर ली और अपनी पत्नी को भोपाल लेकर चला गया। हर साल विजय जी होली और दिवाली पर अच्छी खासी पूंजी दोनों बेटों को भेजते थे, पोते को भी पैसे भेजते थे, मगर आज अपने पोतों पोती की बात सुनकर आंखों से आंसू आ गए। शांति के अपने आंसू दिल में ही कहीं गिरे थे और विजय जी को हौसला दिया कि बच्चे ठीक हो जाएंगे। रात के खाने पर विजय जी और शांति देवी ने खामोशी से थोड़ा सा खाना खाया, जबकि वैशाली ने बार बार बातों बातों में बताती रही कि उनका बजट कम है और अब घर के खर्च बढ़ चुके हैं। आशीष कहने लगा, वैशाली, तुम चिंता नहीं करो, माँ पिताजी ने कौन सा महीने भर रहना है, बस कुछ दिन के तो मेहमान है। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली, मगर दोनों पति पत्नी के गले से खाना नहीं उतर रहा था, आंसू का गोला था जो गले में अटक चुका था। अगली सुबह वैशाली ने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, माँ जी, किचन में कुछ बर्तन धोने के लिए पड़े, प्लीज आप देख लीजिएगा, मैं जरा दोपहर का खाना बना लूँ, दोपहर में बहुत गर्मी है। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटा मैं कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। दिन गुजरता गए और वैशाली की बातों में ताने बढ़ते गए। एक दिन आशीष ऑफिस जाने लगा तो वैशाली ने कहा कि सुनो, खर्च बढ़ गए हैं, सब्जी, ब्रेड और दूध, हर चीज की कीमत बढ़ गई, अब तुम्हारी सैलरी में कैसे गुजारा होगा। आशीष ने उलझन में कहा, तो तुम क्या चाहते हो? वैशाली ने चेहरा बिगाड़ कर कहा, कुछ नहीं, बस समझदारी से फैसला करो कि कब तक उनके साथ रहने का इरादा है। यह दोनों तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। आशीष चुपचाप ऑफिस चला गया। शांति यह बात सुनकर चुकी थी। अगले दिन जब विजय जी और शांति देवी सुबह कमरे में चाय पी रहे थे तो आशीष कमरे में आए और जाते हुए बोला, माँ, पिताजी आप लोग वापस कब जाएंगे? दरअसल यहाँ घर छोटा है और वैशाली भी परेशान हो रही है। विजय जी की आंखों में विश्वास का साया लहराया। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज हमारे रहने से तुम्हारी पत्नी परेशान हो रही है। शांति देवी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की पेंशन गवर्नमेंट ने बंद कर दी, हम लोगों को तो अब तुम्हारी ज़रूरत है, हम वापस दिल्ली नहीं जा सकते। यह सुनकर आशीष के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, फिर भी ठीक है, आप लोग रहे। यह कहकर वह ऑफिस चला गया। शांति देवी किचन में आई तो वैशाली ने सर बांध रखा था। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। शांति कहने लगी, बहू तुम आराम कर लो, किचन के काम मैं कर लूँगी। अभी शांति देवी बर्तन धोकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी जब कमरे में पोते के चीखने की आवाज़ आई। दादा, यह मेरा बैग क्यों हटा रहे हैं? मैंने कहा ना मेरे कमरे में मत आया करे। शांति देवी फौरन किचन से बाहर निकलकर कमरे में गई जहां विजय जी ने नरम स्वर में कहा, बेटा, मैं तो बस जगह बना रहा था ताकि तुम आराम से बैठ सको। मगर पोते ने गुस्से में कहा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आप यहाँ क्यों आए? हमें सुकून से जीने क्यों नहीं देते? विजय जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया और शांति देवी की आंखें भर आई। विजय जी ने पोते से कहा, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, बड़े छोटे का भी सम्मान नहीं है। वह और कुछ कहने ही वाले थे कि वैशाली गुस्से से लपक कर आई और जाते हुए बोली, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं। विजय जी ने हैरानी से कहा, मैंने हाथ नहीं उठाया, बस समझाया। मगर वैशाली बिखर कर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कुछ कहने की? आप तो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। वैशाली ने नफरत से कहा। यह शब्द विजय जी के दिल पर खंजर की तरह लगे थे। शांति तो हैरान से खड़ी रह गई। वैशाली अपने बेटे को लेकर चली गई। विजय जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रात को वैशाली ने आशीष को बहुत बातें सुनाई कि तुम्हारा बाप हम पर आदेश चलाने के सपने देख रहा है, उन्हें अपने शब्दों में समझा दो, मैं और मेरे बच्चे यह सब सहन नहीं करेंगे। आशीष जैसे ही विजय जी के कमरे में आए तो आशीष ने नाराजगी से माँ बाप को कहा, पिताजी, आप लोगों को तो मैं पहले ही समझा चुका था कि बच्चों के कामों में मत बोला करे। विजय जी ने अपने कांपते हाथों को देखा और धीरे से कहा, बेटा, हम तो तुम्हारे अपने हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारी जिंदगी में बोझ है? विजय जी की आंखों में आंसू थे, बड़ी बेबसी से कह रहे थे। आशीष ने चेहरा मोड़ लिया और खामोश रहा। उस रात शांति देवी की आंखों में भी आंसू थे। वह सोच रही थी कि वह वही बेटा है जिसके लिए वह रातों को जागती रही, जिसके लिए विजय जी ने अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया था और आज वही बेटा उन्हें घर से निकालने के इशारे कर रहा था। विजय जी ने हल्की आवाज में कहा, शांति, हम यहाँ बोझ बन गए हैं, चलो यहाँ से निकल चले। शांति ने हमी से कहा, मगर कहाँ जाएंगे? विजय जी ने यहाँ भरी पता नहीं, मगर यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अगली सुबह जब वैशाली किचन में नाश्ते में बिजी थी तब शांति ने कहा कि वह आदित्य के पास जाना चाहती है। वह खुद अकेली भोपाल जाएगी और अगर आदित्य उन्हें रखने को तैयार हो गए तो फिर वह विजय जी को भी बुला लेंगे। आशीष ने झूठ मूठ नहीं कहा कि माँ आप यहीं रहे या कहाँ जा रही हैं। कहने लगा, ठीक है माँ, आप अपना सामान बांध ले और आपको बस में बिठा देता हूँ और आदित्य को भी फोन कर दूंगा कि बस अड्डे पर आकर आपको ले जाए। शांति देवी ने अपना सामान बांधा और भोपाल की बस में सवार हो गई। आदित्य तो उनका हमेशा से लाडला बेटा था। उन्हें लगा कि वह तुरंत माँ बाप को रखने को तैयार हो जाएगा। जैसे ही वह भोपाल के बस अड्डे पर पहुंची, मगर बस अड्डे पर 1 घंटा इंतजार करती रही लेकिन आदित्य उन्हें लेने नहीं आया। वह बेचारी बस अड्डे पर बैठी बेटे का इंतजार कर रही थी। आंखों से आंसू झलकने लगे कि आदित्य तो उन्हें लेने तक नहीं आया तो अपने घर में क्या रखेगा। 2 घंटे बाद आदित्य बस अड्डे पर पहुंचा था और नाराज नजरों से माँ को देख रहा था। माँ आप भी हद करती है, अरे मुझसे पूछ तो लेती आने से पहले, मैं तो अपने ससुराल इंदौर गया था, अब मुझे आशीष भाई का फोन आया। शांति को लगा कि शायद वह गलत सोच रही थी। उसका बेटा तो माँ के आने का सुनकर इंदौर से उन्हें लेने आया। शांति को जब आदित्य अपने घर लेकर गया तो उसका घर काफी बड़ा था। उसकी पत्नी ने माथे पर बल चढ़ाए नमस्ते ही किया था, ना पैर छूकर आशीर्वाद लिया और ना ही हाल चाल पूछा। बस सिर से पैर तक शांति देवी को देखा जो सादे से कपड़ों में थी। अंकिता कहने लगी, आप नहा धोकर कपड़े बदल ले, आपको देख देख कर मुझे घिन आ रही है।
कितने गंदे कपड़े हैं, अंकिता ने घृणा की नज़र से सास के कपड़ों को डालते हुए कहा। शांति देवी दिल बड़ा करके एक कमरे में चली गई। अंकिता का व्यवहार सास के साथ बहुत अजीब था। एक बार कहने लगी, जब मेरे मायके वाले मेरे घर आया करे तो उनके सामने आपको आने की ज़रूरत नहीं। अपना हुलिया देखा है आपने? मैं तो अपनी भाभी के सामने शर्मिंदा होकर रह गई, उनसे यह बता करके कि आप मेरी सास हैं और मेरी तो कामवाली भी इससे ज़्यादा अच्छे और महंगे कपड़े पहनती है। शांति देवी चुप रह गई। वह तो इसलिए कमरे से बाहर आई, चलो बहू के मायके वालों से मिलेगी, लेकिन अंकिता ने यूं जलील करके रख दिया। शांति ने जैसे ही किचन में कदम रखा, अंकिता की आवाज़ फिर से गूंजी, बर्तन जरा ध्यान से धोइएगा क्योंकि वह बहुत कीमती है, पूरे 20,000 का सेट है। वह गर्व से बोली और शांति के चेहरे पर आते दुख को देखकर और मजा लेने लगी। अंकिता को दहेज में अपने मायके से मिली चीज़ों पर बहुत घमंड था क्योंकि आदित्य तो खाली हाथ भोपाल आया था। शांति ने चुप हो गई, मगर अंकिता ने यह खामोशी को कमजोरी समझा और एक और चोट लगाने से बाज नहीं आई। यही चादरें थी जो आपने मेरी शादी पर दी थी, शायद हमारी कामवाली से रख ले, वरना इस पुराने जमाने की चीज़ों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती। शांति देवी की आंखें भीग गई, उनका दिल दुख से भर गया। उन्हें अपना समय याद आया जब वह खुद नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। वह अपनी सास की हर सेवा करती, कभी एक शिकायत नहीं करती, मगर आज समय बदल चुका है। आज की बहुएं जैसे सेवा के शब्द को जानती ही नहीं, खास तौर पर अंकिता जैसी औरत जो सिर्फ अपने अधिकार जानती थी, कर्तव्य नहीं। शांति देवी विजय जी को भी यही बुलाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन बहू की बातें सुनकर परेशान हुई थी। आदित्य जो अभी घर में आया था, अपनी माँ की झुकी हुई नजरें और कपकपाते हाथों को देखा चौंक गया। उसने हाथ में कपकपाहट महसूस, जैसे वह अंदर ही अंदर टूट चुकी हो। उसने फौरन सवाल किया, माँ सब ठीक तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। शांति ने अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ किया। वह कुछ कहने वाली थी कि उनके बीच में बोल पड़ी, अरे इनकी आदत है मासूम बनने की, बस जरा सा मैंने कह दिया कि मेहमानों के सामने पुराने कपड़े मत पहना करे तो यह बुरा मान गई। वैसी तो आदित्य की आंखों में गुस्सा चमक उभरी। अंकिता, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मेरी माँ है और जो कुछ भी तुम देख रही हो वह सब इन्होंने सालों की मेहनत से बनाया है। उसके स्वर में कठोरता थी। अंकिता ने बड़ा समूह बनाया, मैं तो बस आम सी बात कर रही थी और आपने तो ऐसे दुश्मनी ही निकाली। वैसे भी क्या यह सच नहीं कि यह घर में शादी में अपने दहेज में लाई थी? तो फिर मुझे अपनी मर्जी से सजाने संवारने का हक नहीं? मैं तो बस यही कह रही थी कि सावधानी से हर चीज उपयोग करें। मगर इन्हें बुरा लग गया। उसने आदित्य पर आंखें गाड़ दी। सास ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, घर की सुंदरता केवल नए सामान से नहीं होती, व्यवहार भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तुम्हें स्वभाव में मिठास हो तो घर में वह खुद स्वर्ग बन जाएगा। अंकिता ने मुंह बनाते हुए कहा, बस आप मुझे लेक्चर ना दे, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखती। मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि सब कुछ मेरे हिसाब से चले, आपको पसंद हो या ना हो। घर मेरा है तो मर्जी भी मेरी चलेगी। आदित्य ने मुठ्ठियां भींच ली। वह जानता था कि अंकिता बदलने वाली नहीं, मगर वह अपनी माँ के सम्मान पर समझौता भी नहीं कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और अंकिता से सख्ती से कहा, आइंदा अगर तुमने मेरी माँ के साथ इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं प्यार में बहुत आगे जा सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ के सम्मान पर समझौता नहीं करूँगा। अंकिता ने चौंक कर पति को देखा। उसे अंदाजा नहीं था कि आदित्य ऐसा कुछ कहेगा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि शांति ने कहा, बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बहू को बेटी समझती हूँ और इससे के बातों की आदी हो चुकी है। मगर उनकी आंखों में दर्द छुपा था, साफ नजर आ रहा था। अंकिता ने सिर झटका और गुस्से में पैर पटक कर कमरे में चली गई, मगर वह जानती थी कि आज पहली बार आदित्य ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और यह उसके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। अब आए दिन अंकिता बहाने बनाकर आदित्य से लड़ने झगड़ने लगी। आदित्य भी उस पर चिल्लाता था। अंकिता गुस्से से कमरे में आई और उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। वह दरवाजे जोर से बंद करते हुए बोली, माँ जी, आपको कारण मेरा पति मुझसे लड़ने लगा है। शांति देवी ने चौंक कर उसे देखा और बोली, बेटा, मैंने क्या किया है? अंकिता ने कहा, क्या किया है? आप तो ऐसे मासूम बनकर दिखा रही हैं जैसे कुछ जानती ही नहीं। आपकी शिकायतें सुन सुनकर आदित्य मुझ पर गुस्सा करता है। पहले वह मुझसे कितना प्यार करता था, मेरी हर बात मानता था, मगर अब आप मुझ पर शक करने लगा है, मुझसे उलझने लगा है। और इन सब के पीछे कौन है? आप? शांति देवी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, मैं तो कभी कुछ नहीं कहा ही नहीं, आदित्य को भड़काया ही नहीं।
अंकिता ने हाथ उठाते हुए झूठ, अगर आप मेरे खिलाफ ना बोलती तो आदित्य की सोच ना बदलती, वह मुझसे दूर ना होता। आपको इस घर में आए हुए अभी 1 वीक्स भी नहीं हुआ और आपने बेटे को काबू कर लिया। आप जानती है ना, मर्द माँ के आंसू से कमजोर पड़ जाता है। सास ने बेबसी से कहा, अंकिता बेटा, मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ आदित्य से कुछ नहीं कहा, वह तुमसे प्यार करता है, तुम्हें खुश देखना चाहता। अंकिता ने कहा, हाँ, इसी प्यार ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर प्यार का यही मतलब होता है तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मुझे अपना पुराना आदित्य वापस चाहिए जो सिर्फ मेरा था। वह एक पल के लिए रुकी और फिर गुस्से से बोली, यह घर मेरे पापा का था, उन्होंने हमें दिया है, आपको तो इस एहसान के नीचे दब कर रहना चाहिए। पर आप तो मेरे पति को मेरे ही खिलाफ कर रही हैं। याद रखिएगा, मैं वह औरत नहीं जो दूसरों की बातें सुनूं और दब कर रहूं। यह घर मेरा है, सब कुछ मेरे पति का है और मेरा अधिकार है इस पर। इसलिए प्लीज आप मेरी जिंदगी से दूर रहिए, मेरे पति के दिमाग में जहर घोलना बंद करें। शांति देवी की आंखें नम हो गई। उसने बेबसी से अंकिता को देखा, मगर वह अपनी जगह अटल खड़ी रही। आदित्य जो दरवाजे पर खड़ा था सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से बहाव थे। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला। अंकिता ने फौरन मुंह मोड़ कर देखा तो आदित्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया, तुमने जो कुछ कहा वह सब सुन लिया। अब अगर तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो यह याद रखना कि मैं अपनी माँ के प्यार और सम्मान पर कभी समझौता नहीं करूंगा। अंकिता ने हैरान होकर उसे देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि यह वही आदित्य है जो उसे इतना प्यार करता था। आदित्य ने अपना हाथ झटक कर पीछे हटाया और कठोर स्वर में कहा, अंकिता, तुम्हारी जुबान में वह सम्मान नहीं है जो मेरी माँ के लिए होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ तो हाँ, मैं बदल गया हूँ और अब मुझे समझ आ गई है कि तुम वाकई वह अंकिता नहीं हो जिसे मैंने प्यार किया था। शांति देवी ने आदित्य कहा, बेटा गुस्से से कुछ ना कहो। मगर आदित्य ने हाथ हटाते हुए कहा, नहीं माँ, अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह उन्हें पूछते हुए गुस्से में बोला, ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो फिर फैसला कर ले, या तो मैं या आपकी माँ। आदित्य एक पल के लिए खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ, आप आशीष भाई के घर चली जाए, मैं अपना घर खराब नहीं कर सकता। यह सुनकर शांति देवी परेशान होकर रह गई। दूसरी ओर आशीष और वैशाली बार बार विजय जी से पूछ रहे थे कि आप आदित्य के घर कब जाएंगे, मगर विजय जी खामोशी से वैशाली का व्यवहार विजय जी से और कठोर हो चुका था। वह हर बात में उन्हें ताने देने लगी थी। पापा जी, आपको भोपाल जाना है या नहीं, वैशाली ने चिढ़कर कहा, या फिर आपको यहीं बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। विजय जी ने आंखें उठाकर अपनी बहू को देखा, उनकी नजरें वीरान थी। बेटी, अभी कुछ समय और देख लेते हैं। शायद यह कहना चाहते थे कि शायद शांति उन्हें बुला ले, मगर जबान ने साथ ना दिया। वैशाली ने गुस्से से हाथ झटकाए, शायद कोई खेल खेल रहे हैं। अगर माँ जी आपकी जगह होती तो कब की जा चुकी होती, मगर आपको तो बस यहाँ पड़े रहना। आशीष जो अब खामोश बैठा था बोला, पिताजी, हमने आपका बहुत इंतजार कर लिया, अब आपको फैसला करना होगा। आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए? विजय जी ने आशीष के बात सुनकर एक ठंडी आह भरी। वह जानते थे कि उनका अस्तित्व अब इन लोगों पर बोझ बन गया है, मगर दिल अभी भी उम्मीद के सहारे जी रहा था। वैशाली ने और कठोर स्वर में कहा, पापा जी, आप क्यों माँ जी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं? उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। वह तो आदित्य के पास जाकर आपको भूल ही गई, वह आपकी इज्जत का जरा ख्याल भी नहीं करती। आप फिर भी उन्हीं की राह देख रहे हैं। विजय जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उन्होंने नजरें झुका ली। वैशाली ने कहा, हमने बस के टिकट की व्यवस्था कर दी है, आपको कल ही जाना होगा। हाँ बस। विजय जी ने नजर उठाकर आशीष को देखा, जैसे वैसे उन्हें बात सुनना चाहते हो। आशीष ने सर झुकाकर और धीमे स्वर में बोला, पिताजी, हम चाहते कि आप यहाँ से चले जाएं, हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उन्हें अपना कमरा वापस से। आदित्य का घर बहुत बड़ा है, आप वहाँ ठीक रहेंगे। विजय जी ने एक पल के लिए कुछ कहने को मुंह खोला, मगर फिर खामोश हो गए। विजय जी का दिल बैठ गया। वह जानते थे कि वैशाली और आशीष सच कह रहे हैं, मगर उनके ऊपर भी दोनों को झगड़े हुए थे। उन्हें अब भी शांति का जवाब का इंतजार था, मगर क्या वह यह सब जवाब सुन भी पाएंगे? क्योंकि आदित्य भी शांति से कह चुका था कि वह चली जाए। दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान थे। शांति रोते हुए मेरठ की बस बैठ गई, मगर जैसे ही बस अड्डे पर पहुंची, वह एक कुर्सी पर विजय जी को बैठा देखा तो उनके पास आकर बैठ गई। दोनों ही अपनी अपनी जगह रो रहे थे। बेटों के व्यवहार से दुखी हो चुके थे। उन्हें यह विश्वास हो चला कि उनके बेटों के दिल में उनके लिए प्यार या सम्मान की कोई जगह नहीं बची। घर में आशीष और वैशाली के ताने और आदित्य और अंकिता की बातों ने उनके दिल पर गहरी चोट लगी थी। विजय जी ने शांति की
की तरफ देखा और धीमी से कहा, चलो शांति, हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। शांति ने आंखों में आंसू लेकर दोनों खामोशी से निकल गए। जाते समय विजय जी का मोबाइल मेज पर ही रह गया था, मगर उस समय किसी को उसका ध्यान न था। आशीष और वैशाली को अंदाजा नहीं था कि विजय जी और शांति इतनी खामोशी से कहीं चले जाएंगे। वैशाली ने आशीष से कहा, अब तो अच्छा ही हुआ, घर में एक बोझ कम हो गया। आशीष ने कहा, मगर वह कहाँ गए होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी रिश्तेदार के यहाँ जा बैठे हों? वैशाली ने कहा, जो भी हो, बस हमें अब उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वह खुद ही अपना देख लेंगे। उसी शाम विजय जी के फोन पर कॉल आई, मगर कोई उठाने वाला नहीं था। आखिरकार वैशाली ने आशीष से कहा, यह फोन देखो, शायद किसी की जरूरी कॉल हो। आशीष ने झुंझला कर फोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से विजय जी के एक पुराने दोस्त की आवाज आई। ए यार विजय जी, बधाई हो भाई, गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हारी पेंशन के बदले तुम्हें 10 लाख की पूंजी मिली है। मैंने लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा है, फौरन आ जाओ और पैसे ले जाओ। आशीष का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने हैरान होकर कहा, क्या 10 लाख रुपए? विजय जी के दोस्त ने कहा कि हाँ भाई, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। आशीष के हाथों से फोन नीचे गिरने को था। वैशाली ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? आशीष के चेहरे पर लालच और हैरत के मिले जुले भाव थे। पिताजी के नाम पर 10 लाख रुपए आए, हमें फौरन उन्हें ढूंढना होगा। वैशाली भी हैरान रह गई। तो फिर देर किस बात की? आदित्य को फोन करो। आशीष ने आदित्य को फोन किया। दूसरी ओर आदित्य ने फोन उठाया। भाई, सब कुशल मंगल? आशीष ने जल्दी से कहा। माँ कहाँ है? आदित्य ने हैरानी से कहा, वह तो आपके घर चली गई, अब मुझे क्या पता कहाँ है। आशीष ने गुस्से से कहा, यार पिताजी के नाम पर 10 लाख रुपए आए हैं, जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। आदित्य भी सुनकर चौंक गए। क्या 10 लाख? भाई, यह तो बहुत बड़ी रकम है, मगर वह कहाँ गए? आशीष ने झुंझला कर कहा, तो यही तो परेशानी है, वह पता नहीं कहाँ चले गए। दोनों भाइयों ने फौरन विजय जी के ठिकानों पर जाना शुरू कर दिया। पहले होकर भी रिश्तेदारों के घर गए, मगर वहां भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। आदित्य अंकिता से कहा, तुम्हें तो पता होगा, माँ ने कहाँ जाने की बात कही थी। अंकिता ने भी सारे से कहा, मुझे क्या पता, मैं तो पहले ही कह रही थी कि उन्हें आशीष भाई के घर भेज दो, अब खुद ही भुगतो। तो देर रात तक दोनों भाई अपने अपने शहर में अपने माँ बाप को ढूंढते रहे, मगर वह कहीं नहीं मिले। दिन गुजरते गए, मगर विजय जी और शांति देवी का नाम और निशान नहीं मिला। आशीष और आदित्य बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर समय पर वह अपने माता पिता को ना ले गए तो यह रुपए उनके हाथ नहीं लगेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने माता पिता को सिर्फ पैसों के लिए याद कर रहे थे, मगर उन्हें ढूंढना अब असंभव लग रहा था। दोनों पति पत्नी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठ गए। वहीं विजय जी के दोस्त ने उन्हें देख लिया। वह उन दोनों को अपने घर ले गए, फिर सारी बात बताई। विजय जी खुश हो गए, वापसी दिल्ली चले गए। उन्होंने फिर से किराए का घर लिया। जब बेटों को पता चला तो दोनों लेने के चले गए, मगर विजय जी ने जान चुके कि बेटों को पैसों का लालच चला गया, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने उन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोली, जहां से उन्हें हर महीने अच्छी कमाई होती थी। अब उन्हें मतलबी बेटों की जरूरत नहीं थी।